स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोटेक विजन में। तो अभी तक आपने एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आपने कुछ पढ़ा था। तो पार्ट नंबर 6 तक आपने क्या पढ़ा था, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में पढ़ा था कि बाह्य जननेंद्रिय क्या होता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि क्या होता है, यानी मेमोरी ग्लैंड। तो हम बता दें कि मेमोरी ग्लैंड किन किन जीवों में पाया जाता है। तो मेमोरी ग्लैंड एक संघ होता है कार्डेटा। उन कार्डेटा के अंदर एक संघ आता है स्तनधारी। स्तनधारियों में दो प्रकार के संघ आते हैं, पहला प्राइमेटा और दूसरा नॉर प्राइमेटा। प्राइमेटा वो होते हैं जो जीव मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, और नॉन प्राइमेटा वो जीव होते हैं जो मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करते। तो प्राइमेटम क्या क्या आते हैं, जैसे बंदर हो गए, कपी हो गए और मनुष्य हो गए। और नॉन प्राइमेटम क्या क्या आते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, मतलब जितने भी एनिमल्स आते हैं उसमें नॉन प्राइमेटम आते हैं। ठीक है, तो बता दिए आपको किसमें जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, यानी स्तन ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली हमको मनुष्य के बारे में ही पढ़ना है, यानी जो मेल या फीमेल होता है उनमें स्तन ग्रंथि तो होते हैं, लेकिन हमको मुख्य रूप से फीमेल के बारे में पढ़ना है। क्यों फीमेल के बारे में पढ़ना है? क्योंकि फीमेल में जो स्तन ग्रंथि होते हैं, मेमोरी ग्लैंड, वो एक्टिव होते हैं, और जो नर होते हैं उनमें भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं, स्तन ग्रंथि होते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं, लेकिन उनमें इनएक्टिव होते हैं, यानी निष्क्रिय होते हैं। तो देख लेते हैं पहले स्तन ग्रंथि के बारे में। तो चैप्टर का नाम है मानव जनन। चैप्टर 3, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है स्तन ग्रंथि के बारे में। क्या पढ़ना है? स्तन ग्रंथि के बारे में। यानी इसे बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड यह सभी मादा स्तनधारियों का क्या है? एक अभिलक्षण है। यानी स्तनधारी क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्तनधारी क्या होते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी का मतलब जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, यानी वे जीव जिनमें क्या पाई जाती है? स्तन ग्रंथि पाई जाती है। स्तन ग्रंथि पाई जाती हैं, और वो क्या करती हैं? अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं। अपने बच्चों को स्तनपान का मतलब दूध पिलाती हैं, स्तनपान कराती हैं, ठीक है। उसे हम स्तनधारी करते हैं। और उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। ठीक है। यानी स्तनधारी वे जीव हैं जिनमें स्तन ग्रंथि होते हैं, अपने बच्चों को स्तनपान यानी दूध पिलाती हैं, और उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। तो ये कुछ स्तनधारियों के लक्षण हैं जिनको आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये स्तनधारी हैं, मेमल्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया कि एक हमारा संघ आता है कार्डेटा के अंदर आता है एक संघ स्तनधारी भी दो तरीके से इसमें आते हैं। कौन कौन से? तो इसमें आते हैं प्राइमेटा और नॉन प्राइमेटा, ठीक है। तो प्राइमेटा के अंदर क्या क्या आते हैं? वे जीव जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार करते हैं। ये क्या करते हैं? ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार करते हैं। ये ह्यूमन बीइंग की तरह व्यवहार नहीं करते हैं।
व्यवहार नहीं करते। ठीक है, इन प्राइमेटा में क्या कौन कौन से जीव आते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल आता है जैसे मनुष्य हो गए, कपी हो गए और बंदर हो गए। यानी मनुष्य, कपी, बंदर में क्या होता है, स्तन ग्रंथियां तो होती हैं लेकिन ये प्राइमेटम होते हैं, और हमको स्तन ग्रंथि उन्हीं के बारे में पढ़ना है जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स। ठीक है, और इनमें जो नॉन प्राइमेटा जो मनुष्य की तरह व्यवहार नहीं करते हैं, तो उनमें जो एग्जाम्पल आता है जैसे ऑल एनिमल्स, यानी जितने भी प्रकार के जीव हैं उनमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। और दूसरी बात, इनमें स्तन ग्रंथि तो होते हैं लेकिन हमको पढ़ना है प्राइमेटा के बारे में, ताकि हम बता दें, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ना है, मनुष्य के बारे में। मनुष्य के बारे में बेसिकली रूप से किसमें, मादा के बारे में, मादा के बारे में। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि स्तनधारी क्या होता है और किन किन जीवों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और हमें मुख्य रूप से किन जीवों में पढ़ना है, ह्यूमन बींग्स में पढ़ना है और उनमें मादा में पढ़ना है। ठीक है, तो स्तनधारी हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, कि जो स्तनधारी होते हैं उनमें जो स्तन ग्रंथियां होते हैं वो शरीर के किस पार्ट में होते हैं, यानी जैसे कि मान लीजिए हमारा शरीर है, तो हमारा ये सर के नीचे से लेके पेट तक का जो पूरा पोर्शन होता है, जो पूरा भाग होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक कैविटी, देह गुहा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई फीमेल है, ये कोई फीमेल है, ये कोई फीमेल है। ठीक है, ये कोई फीमेल है। ठीक है, इन फीमेल का जो ये पूरा जो पेट तक का ये जो पोर्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक कैविटी, सिलोमिक कैविटी, यानी देह गुहा, देह गुहा। और इन सिलोमिक कैविटी को कौन अलग करता है, यानी कौन अलग करता है, यह हमारे लंग्स का एक होता है डायफ्राम। ये सिलोमिक कैविटी को डायफ्राम दो भागों में ऐसे डिवाइड कर देता है। तो ऊपर वाले को हम बोल देंगे थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाले पोर्शन को बोल देंगे एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, यानी इस वाले भाग को बोल देंगे वक्ष गुहा, वक्ष गुहा, और इसको बोल देंगे उदरी गुहा, उदरी गुहा। तो जो स्तन ग्रंथि जो होता है वो मादाओं में कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वक्ष गुहा पे होता है, यानी थोरैसिक कैविटी पे होता है, यानी इस वाले हिस्से पे जो हमारा चेस्ट का जो पार्ट होता है वहां पर क्या होता है, स्तन ग्रंथि मादाओं में एक जोड़ी स्थित होता है। ठीक है, आप तब समझ गए होंगे। डायग्राम तो पूरा मिटा दिए हैं। तो अब देख लेते हैं कि जो ये जो फीमेल है, ये जो फीमेल, इस फीमेल का जो वक्ष गुहा है यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक जोड़ी, यानी दो स्तन ग्रंथियां होती हैं, दो स्तन ग्रंथियां होती हैं। ये मान लीजिए हम एक स्तन ग्रंथि बना रहे हैं। ठीक है, ये जो स्तन ग्रंथि हैं, इन स्तन ग्रंथि का जो ये कुछ हिस्सा यहाँ पर डार्क होता है, कुछ क्या होता है, डार्क होता है। ठीक है, इन डार्क वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो इन डार्क वाले हिस्से को कहते हैं एरियोला, एरियोला। ठीक है, या इसे बोलते हैं स्तन परिवेश, स्तन परिवेश। ठीक है, और इन एरियोला के जो बाहर उभरी हुई संरचना होती है इसे बोलते हैं निपल या चूचुक।
निप्पल या इसी को बोलते हैं चूचुक। ये आपको एनसीईआरटी की बुक में पूरा बताया गया है, ठीक है। तो जो स्तन होता है वो स्तन के जो बाहरी इस कुछ डार्क पार्ट होता है उनको बोलते हैं एरियोला। एरियोला के बीचों बीच में कुछ उभरी हुई संरचना दिखती है उनको बोलते हैं निप्पल या चूचुक बोलते हैं। अब देखेंगे कि स्तन ग्रंथि यह किस तरीके से बना हुआ है और इनकी आंतरिक संरचना क्या है, इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप तो समझ गए होंगे कि स्तन ग्रंथि बेसिकली रूप से मादाओं में होता है, इनएक्टिव तो किस में होता है, मेल में, लेकिन एक्टिव हमको किस में पढ़ना है, फीमेल में, ठीक है। तो फीमेल में किस स्थान पर होता है, वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी पे एक जोड़ी होता है, ठीक है। और यह सभी मादा स्तनधारियों का क्या है, अभिलक्षण है, यानी यह लक्षण होता है कि इनमें स्तनधारी हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं स्तन ग्रंथि का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट का जो साइज होता है, यानी स्तन को हम क्या बोल देंगे, ब्रेस्ट, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो कुछ ऐसे कुछ फैटी टिश्यू पाए जाते हैं जिनको एडिपोज टिश्यू कहा जाता है या ग्रंथिल ऊतक या वसा भी बोलते हैं। तो देखते हैं, तो जो ये ब्रेस्ट का जो साइज होता है कुछ इधर बना देते हैं, लिखने में मुझे कमी पड़ जाएगी। ये एक ब्रेस्ट है, ठीक है। तो जो ब्रेस्ट का जो साइज है वह कुछ टिश्यू की वजह से होता है। जो ब्रेस्ट का साइज है वो एक टिश्यू को वजह से होता है और इन टिश्यू को बोल देंगे एडिपोज टिश्यू या ग्रंथिल ऊतक या वसा, ग्रंथिल ऊतक या इसे बोल देंगे वसा, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू बोल देंगे, ठीक है। इन ग्रंथिल ऊतक में क्या होते हैं, 15 से 20 कुछ लोब्स पाए जाते हैं, यानी स्तन पालियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथिल ऊतक में 15 से 20 क्या पाए जाते हैं, स्तन पालियां पाए जाते हैं। स्तन पालियां पाए जाते हैं। हम उतना 15 से 20 स्तन पालियां नहीं बना पाएंगे क्योंकि यह बन नहीं पाएगा क्योंकि बोर्ड भी इतना छोटा है। इन 15 से 20 स्तन पालियों में इसे हम क्या बोलते हैं, स्तन पाली, स्तन पाली या मेमरी लोब क्या बोलते हैं, मेमरी लोब। कितने होते हैं, 15 से 20। इन स्तनपालियों में क्या होता है, अंगूर के गुच्छे के समान, इन स्तनपालियों में अंगूर के गुच्छे के समान अनेक दुग्धस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे एल्वियोलाई या कूपिका कहते हैं। अंगूर के गुच्छे के समान क्या पाई जाती हैं, दुग्धस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई या कूपिका कहते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। इन्हें क्या बोलते हैं, कूपिकाएं, कूपिकाएं या एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई क्या करता है, एल्वियोलाई जो होता है यह दुग्ध का निर्माण करता है, एल्वियोलाई दूध का निर्माण करता है। अगर दूध का निर्माण हो गया तो इनका स्टोर कहाँ पर होगा, तो इनका स्टोर इन कूपिका के अंदर जो खाली स्पेस है, जो अवकाशिका है, इन अवकाशिकाओं में क्या होता है, दुग्ध, ये क्या है, इन अवकाशिका में दुग्ध एकत्र होगा, स्टोर होगा, ठीक है। इन एल्वियोलाई के अंदर जो खाली स्पेस है, इन खाली स्पेस में क्या होगा, दुग्ध स्टोर होगा। इन खाली स्पेस को क्या बोल देंगे, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। इसमें क्या होगा, दुग्ध एकत्र होगा, क्या होगा, दुग्ध एकत्र या स्टोर होगा। इसमें क्या होगा, ये क्या करता है, दूध का
निर्माण करता है, दूध बनाता है, ठीक है, दूध बनाता है, ठीक है। अब तो हम समझ लेते हैं कि कोशिकाओं में क्या होता है, दूध बनता है। लेकिन अब बात ये उठता है कि दूध बनाता कौन है। तो दूध हमारे एक ब्रेन से ग्रंथि होती हैं जिन्हें बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इन पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो अग्रभाग होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी एंटेरियन पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या स्रावित होता है, इन कोशिकाओं में दूध का निर्माण कौन कराता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और यह हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्रपीयूष ग्रंथि से। अब यह दूध एकत्र हो जाता है एल्वुलाई के अंदर जो खाली भाग होता है, तो इन एल्वुलाई से क्या आगे भी जाएगा, तो आगे जाने के लिए यह पतली पतली कुछ नलिकाएं इस तरीके से आएंगी। इन एल्वुलाई से पतली पतली नलिकाएं आएंगी, पतली पतली नलिकाएं आएंगी, और इन नलिकाओं को बोल देंगे स्तन नलिकाएं, स्तन नलिकाएं, स्तन नलिकाएं या मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी ट्यूब्यूल। अब यह स्तन नलिकाएं क्या करती हैं, आपस में इकट्ठे होकर, यह स्तन नलिकाएं आपस में इकट्ठे होकर जुड़ जाती हैं और एक बड़ी नली बनाती हैं। आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, एक बड़ी नली बनाती हैं। और इन बड़ी नली को क्या बोल देंगे, इन बड़ी नली को बोलेंगे स्तन वाहिनी, स्तन वाहिनी या मेमरी डक्ट, मेमरी डक्ट। देखिए जहाँ पर ट्यूब्यूल आ जाए, ट्यूब्यूल का मतलब पतली नलिकाएं, और जहाँ पर डक्ट आ जाए यानी ट्यूब्यूल आपस में जुड़ जुड़ कर एक बड़ी नली बना ली है, एक बड़ी नली बना ली है, और जिसे बोल देंगे ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल का मतलब बड़ी नली, ठीक है। अब देखेंगे जो ये स्तन वाहिनी है, यह आगे कुछ चौड़े और उभरे हुए फूली फूली भाग बनाती हैं, चौड़े उभरे हुए इस तरीके से फूली फूली भाग बनाती हैं। इनको बोल देंगे, इनको बोल देंगे स्तन तुम्बिका, स्तन तुम्बिका या मेमरी एम्पुला, मेमरी इम्पुला। एम्पुला का मतलब चौड़ा भाग। एम्पुला कहाँ का वर्ड आया है, एम्पुला जो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आप देखें थे फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट होता है एम्पुला, जो चौड़ा भाग बनाता है, ठीक है। तो ये भी एक स्तन ग्रंथि में पाए जा रहे हैं, स्तन तुमिका मेमरी एम्पुला जिसे बोलते हैं। यह स्तन वाहिनी से होते हुए एक उभरा या चौड़ा भाग बनाती है फूली हुई जैसी, जिसे स्तन तुमिका कहते हैं। यह स्तन तुमिका आगे चलकर आपस में कुछ इस तरीके से एक गुच्छेनुमा संरचना बना लेती हैं, आगे चलकर एक गुच्छेनुमा संरचना बना लेती हैं, संरचना बना लेती हैं, और इस संरचना को बोलते हैं दुग्ध वाहिनी, दुग्ध वाहिनी यानी लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट। अब इस लैक्टिफेरस डक्ट के माध्यम से क्या होता है, यह दूध है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है निप्पल होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे निप्पल होता है। इस निप्पल के माध्यम से ये जो दूध होता है ये स्तन से बाहर आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि दूध को बनाया किसने, तो दूध को बनाया प्रोलैक्टिन हार्मोन ने। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से आया, प्रोलैक्टिन हार्मोन ब्रेन से अग्रपीयूष ग्रंथि से आया, ठीक है। तो बनाया तो प्रोलैक्टिन हार्मोन ने, किसमें बनाया, कोशिकाओं में, लेकिन कोशिकाओं के माध्यम से इस ब्रेस्ट से बाहर कौन निकालेगा, तो इसके लिए एक और हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये भी कहाँ स्रावित होता है? यह हमारा पीयूष ग्रंथि के पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन का मतलब जो मम्मा और बेबी के बीच जो अटैचमेंट होता है लगाव का, जैसे अगर बच्चा रो रहा है या उनके दूध पीने की इच्छा हो रहा है या अपनी मम्मा के ब्रेस्ट को जैसे छूता है या पीने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन इन कोशिकाओं को क्या करता है, संकुचित करता है। और जैसे ही संकुचित करता है तो यह दूध सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? स्तन नलिकाओं में, मेमोरी ट्यूबुल में। इन मेमोरी ट्यूबुल के माध्यम से आगे स्तन वाहिनियों में जाता है और स्तन वाहिनियों से कहाँ पर पहुँचता है? मेमोरी एम्पुला में। इन मेमोरी एम्पुला से दुग्ध वाहिनी के माध्यम से और निप्पल के द्वारा स्तन से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे आपने। फिर से रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, कि जो ब्रेस्ट का जो साइज होता है फीमेल में, वह एक वसा के द्वारा होता है, यानी एक ऊतक के द्वारा होता है, जिसे बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, जिन महिलाओं में एडिपोज टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होती है उनमें ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा यानी बड़ा, और जिन महिलाओं में एडिपोज टिश्यू या ग्रंथिल ऊतक कम होती है उनमें ब्रेस्ट का साइज कम। ठीक है, तो एक ब्रेस्ट में बहुत सारे ग्रंथिल ऊतक या एडिपोज टिश्यू या वसा होते हैं, कुछ इस तरीके से, ये क्या है, पूरा वसा होते हैं। इन वसा होने के कारण यह कुछ उभर की संरचना आ जाती है। इन ग्रंथिल ऊतक में कुछ ग्रंथिल स्तनपालियाँ पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 15 से 20 होती हैं। 15 से 20 स्तनपालियाँ होती हैं। इन स्तनपालियों में क्या होती हैं? दूध स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं, एल्वेओलाई। इन एल्वेओलाई में क्या होता है? दूध बनता है, और दूध बनकर कहाँ स्टोर होता है? इन एल्वेओलाई के अंदर जो खाली स्पेस होता है, जो अवकाशिका होता है, उनमें दूध एकत्र होता है। अब यह दूध आगे एक पतली नली के माध्यम से आगे जाएगा, तो इन पतली नली को क्या बोल देंगे? स्तन नलिका, मेमोरी ट्यूबुल। यह मेमोरी ट्यूबुल आपस में जुड़कर इकट्ठा होकर एक समूह के रूप में एक बड़ी नलिका के रूप में बनेगी, जिससे बोलते हैं स्तन वाहिनी, मेमोरी डक्ट। यह मेमोरी डक्ट क्या करते हैं? आपस में आगे जुड़कर यह एक उभरी और चौड़ा भाग बनाती हैं, जिसे स्तन तुमिका या मेमोरी एम्पुला बोलते हैं। यह एम्पुला आपस में कुछ जुड़कर एक गुच्छेनुमा संरचना बनाती हैं, बहुत सी नलिकाएं जुड़कर। उस गुच्छे को क्या बोलते हैं? दूध वाहिनी, लैक्टिफरस डक्ट। इन लैक्टिफरस डक्ट के माध्यम से क्या होता है? दूध निप्पल के द्वारा ब्रेस्ट से बाहर आता है। तो दूध को बनाया किसने? दूध को बनाया एल्वेओलाई या कोशिका ने। और इनको बनवाया किसने? किस हार्मोन ने इनको दूध को बनाया? तो उन्होंने बनाया प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से आया? ये हमारे ब्रेन से आया। ब्रेन के किस से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड से? अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, तो दूध को बनाया प्रोलैक्टिन हार्मोन ने, लेकिन दूध को स्तन से निकाला कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने। इस ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। लव हार्मोन मतलब मम्मा और बेबी के बीच जो अटैचमेंट होता है, जब बच्चा रोता है या ब्रेस्ट को छूने की कोशिश करता है या उनको भूख लगती है तो दूध पीने की जो इच्छा होती है, तो क्या करते हैं? जैसे वो छूता है ब्रेस्ट को, तो क्या होता है? यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन से, पीयूष ग्रंथि से, और एल्वेओलाई या कोशिका को संकुचित करता है। संकुचित करने के बाद जो इनके एल्वेओलाई के अंदर जो ल्यूमेन ऑफ एल्वेओलाई जो दूध एकत्र होता है, कोशिका के अंदर जो दूध एकत्र होता है, यह दूध कहाँ पर जाता है? स्तन नलिकाओं में। इन स्तन नलिकाओं से होते हुआ आगे स्तन वाहिनियों में जाता है। यह स्तन वाहिनी आगे एक चौड़ा भाग बनाती है, जिसे स्तन तुमिका कहते हैं। इस स्तन तुमिका के माध्यम से दूध वाहिनी के माध्यम से होते हुए निप्पल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो जो स्तन से जो प्रथम दुग्ध का जो स्राव होता है, उसमें बहुत से एंटीबॉडी प्रोटीन पाए जाते हैं, और जो दूध का स्राव होता है, प्राथमिक दूध का स्राव जो स्तन ग्रंथि से होता है, उनको बोला जाता है कोलेस्ट्रॉल। इन कोलेस्ट्रॉल में कुछ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन होते हैं, जिसे बोलते हैं IgA प्रोटीन। क्या बोलते हैं? IgA प्रोटीन।
ये IgA प्रोटीन क्या होते हैं? ये एंटीबॉडी का कार्य करती हैं। जो नवजात शिशु होता है उन्हें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, और यह कोलेस्ट्रॉल में बहुत सारे IgA प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन जिन बच्चों में IgA प्रोटीन नहीं मिल पाता उन बच्चों में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, यानी उनका वृद्धि और विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता। और जिनको मिल पाता है IgA प्रोटीन, उन नवजात शिशु में वृद्धि और विकास अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ स्तन ग्रंथि के बारे में। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो हमारे वीडियो को फिर से एक बार देखिए। अगर फिर भी ना समझ आए तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हम उन कमेंट को पढ़कर और आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल बायोटेक विजन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।